तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था, आप लोग उम्मीद करता हूँ वो कंप्लीट कर लिया होगा। पंचायती राज सिस्टम वाला दोनों भाग, उत्तराखंड के पंचायती राज के अलावा भारत के 73वें संविधान संशोधन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस संडे 4 बजे हम लोग लाइव क्विज पे मिलेंगे आने वाले संडे। और जो इस बार आपका लाइव क्विज का होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको उत्तराखंड किया था, इस बार जो लाइव क्विज होगा वो जीएस की होगी, यानी कंप्लीटली जीएस के क्वेश्चन मेरे द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। और आप जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें एक इंडियन पॉलिटी तैयार रखना, इंडियन पॉलिटी के साथ इंडियन हिस्ट्री तैयार रखना। ठीक है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री तैयार नहीं रखना चाहते हैं तो इंडियन जियोग्राफी रखना। बस 2 सेक्शन आप लोग तैयार रखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ल्यूसेंट के आधार पर एमसीक्यू करूं, और ल्यूसेंट आधारित आप दो चीज़ें करना, एक हिस्ट्री का करना, एक पॉलिटी वाला पोर्शन करना। ये 2 सेशन आप लोग लाइव क्विज के लिए तैयार रखना। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है वो है न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट वाली चीज़ें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपका टॉपिक भी निकल ले और हमारा मतलब निकल जाए, और कोर्स भी जल्दी जल्दी क्या बढ़े, आगे को बढ़े। तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। पहली चीज, इस चीज का ध्यान रखना, भाग संविधान का कौन सा है सुप्रीम कोर्ट में, 5वें भाग में इसका वर्णन किया गया है। यानी मैंने आपको बताया था भाग 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के ए में क्या था, मूल कर्तव्य थे, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका। उसी संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके अलावा संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद जो उसके आगे को आता है सुप्रीम कोर्ट आता है, जो उसने सिलेबस में दिया है। तो संविधान के कौन से भाग में आता पूछता है तो सीधे सीधे आंसर बता देना, भाग 5 में। इसका जो वर्णन है वो है आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, यानी इस बीच में सारा का सारा वर्णन किस चीज का किया गया है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ये क्या है, अपने आप में एकीकृत व्यवस्था है इसमें, यानी एकीकृत। अगर आपसे कभी ये पूछता है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, एकीकृत स्वरूप लिखो, यानी इंटीग्रेटेड। ठीक है, एकीकृत स्वरूप का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज आपका ये न्यायिक सिस्टम है, यहाँ पर क्या होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों में क्या है हाई कोर्ट, उसके बाद जिलों में क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद तहसील वगैरह में जो भी है। तो आप कहीं भी चले जाइए, फाइनली आपको यहाँ पर न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही इनकी जो है मेन क्या है जड़ है। अगर हाई कोर्ट से आप खुश नहीं हैं तो आपका, क्योंकि ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसलिए बनाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वेट है, जो आपका न्याय करने के लिए जो हम पेंडिंग मामले हैं वो कम रहे। पहले आप डायरेक्ट यहाँ न जाके इन न्यायालयों में जाके कोशिश करो आपके मुद्दे यहीं, मतलब यहाँ जो इश्यू हैं आपके यहाँ सॉल्व हो जाए तो ठीक है। लेकिन फाइनली अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपको यहाँ जाने का मौका मिलता है, या तो इंटीग्रेटेड है, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे लास्ट में जाना पड़ सकता है। तो ये खुला रहता है अपने आप में इसका दरवाजा। तो ये कैसा हो गया, इसका स्वरूप एकीकृत स्वरूप हो गया। ये कोई इसके ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट इसके अंडर आते हैं अलग अलग, वो कुछ नहीं है। वो न्यायपालिका के काम को, बोझ को कम करने के लिए हाईकोर्ट वगैरह के इनको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका स्वरूप को पूछता है तो एकीकृत स्वरूप आप लोग बता देना। दूसरा, ये वर्तमान में किस जगह पे है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका ये है कहाँ, दिल्ली में, और इसको टोटल फैक्ट है उच्चतम न्यायालय किस जगह पे है, दिल्ली में। अब आता है इसकी स्थापना को लेकर क्वेश्चन। इसकी जो स्थापना हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय बना था, स्टार्टिंग में उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया हुआ था। तो इस दौरान जो ये बना था ये संघीय न्यायालय कहलाता, संघीय न्यायालय, यानी संघ का न्यायालय था, यानी भारत संघ यानी सभी उसका न्यायालय इसको हुआ करता था, संघीय न्यायालय, यानी संघ का ब्रिटिश टाइम पे न्यायालय था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हम आज़ाद हुए, इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसकी क्या कर देगी स्थापना। और ये 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हुई थी, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में, भारत के उच्चतम
न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ये दिखेगा 1 अक्टूबर 1937, तो यहां चले जाना। अगर आपसे पूछता है भारत में उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप चले जाना 28 जनवरी 1950 को। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। अब देखो न्यायालय है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ चीफ जस्टिस होगा, वहाँ जस्टिस होंगे मतलब जज होंगे, जज वगैरह, यानी न्यायालय है तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है न्यायाधीश होंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ संख्या निर्धारित की होगी। तो वर्तमान समय में इसका जो नंबर है, अब स्टार्टिंग तो नहीं देखेंगे अब, और वो चीज़ें अपडेट होते रहती हैं, तो आप लोग अपडेट करते रहना। न्यायाधीशों की संख्या लिख लीजिए आप, न्यायाधीशों की संख्या, यानी आपसे अगर क्वेश्चन में पेपर में पूछते हैं कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, कुल कितने हैं 34, जिसमें से एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, बाकी 33 क्या हो गए, अन्य क्या हो गए, न्यायाधीश हो गए, यानी अन्य क्या लिखोगे, न्यायाधीश। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपकी स्टार्टिंग में बन गए। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया है, चुपचाप से बता देना भाग 5। भारत में न्यायालय का स्वरूप कैसा है, एकीकृत स्वरूप, इतने होशियार बच्चे हो। भारत में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किन अनुच्छेदों में कहां से कहां तक, 124 से 147, ये कहां पर स्थित है, दिल्ली में। इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को। इसकी स्थापना भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 34, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 अन्य न्यायाधीश। तो हमेशा चीफ जस्टिस कौन है उसको अपडेट करते रहना। मैं आज इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो अपडेट होते रहते हैं, और ये वीडियो तो अपलोड हो चुकी है, आज से हो सकता है 2 साल बाद कोई और देखे चीफ जस्टिस बदल गया। अब लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता, वो ऐसा ही नोट कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस कौन वर्तमान में है आप लोग खुद कमेंट करके बता देना और खुद उसको नोट कर लेना। ये जो फैक्ट थे मेन। अब देखिए इसके सबसे बड़ी चीज आती है इसकी क्वेश्चन, इसकी जो स्थापना है किसकी, उच्चतम न्यायालय की, यानी इसकी स्थापना या इसका कार्य क्षेत्र वगैरह जो भी है, इसको तय करने का या इसको रेगुलेट करने का जो अधिकार दिया गया, अर्थात इसकी स्थापना, इसका गठन, इसकी अधिकारिता, यानी कहां कहां इसके अधिकार होंगे, तो इसको लिखो स्थापना, गठन, इसकी अधिकारिता, यानी कहां कहां इसके अधिकार होंगे। ठीक है, अधिकारिता। इसके अलावा क्या लिखोगे, जैसे आपने स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनिमय यानी रेगुलेशन ऑफ द पावर, क्या क्या इसके शक्तियां होंगी, उसको इससे संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई। तो आप लिखोगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता व शक्तियों के विनिमय, यानी पावर क्या करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पावर, शक्तियों के विनिमय, रेगुलेशन, विनिमय। ठीक है, क्या लिखोगे, स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनिमय, मतलब जो होता है रेगुलेशन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति से संबंधित, विनियम लिखना है इसको, विनियम लिखना, विनिमय नहीं, विनिमय तो फिर एक्सचेंज होगा, विनियम ये होगा। ठीक है, यानी इसको रेगुलेशन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको है, यानी कानून बनाने की शक्ति ये है पार्लियामेंट को, निर्माण की शक्ति क्या होगी, संसद को होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखना। सुप्रीम कोर्ट की गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम यानी रेगुलेशन से संबंधित विधि निर्माण की पावर किसको दी गई, संसद को दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखना इसमें जो होंगे न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी उनकी नियुक्ति तथा पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उस अपने पद व गोपनीयता की शपथ कौन इनको दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनको पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उसको बता दोगे आप सीधे सीधे, राष्ट्रपति इसको क्या करता है, अपना पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है इनको, साथ ही साथ इनकी नियुक्ति करने की भी शक्ति रखता है। और ये क्या होते हैं, त्यागपत्र अगर इनको देना होगा, अपना रेजिग्नेशन देना होगा, तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसको लिखोगे, त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देते हैं, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को। अब देखना इसके अलावा राष्ट्रपति ये जो है मतलब उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो लिखो न्यायाधीश बनने की उम्र, न्यायाधीश बनने की उम्र ये कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई
निर्धारित, कोई 50 साल में बनता है, कोई 45 में बनता है, निर्धारित नहीं, कोई 60 साल में बनेगा। और जबकि इनके पद पर रहने की जो अधिकतम आयु है यानी अवकाश ग्रहण की, ये 65 ईयर तक ही पद पे रह सकते हैं। तो लिखो अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु, अवकाश ग्रहण, ठीक है, लिखो यानी रिटायर्ड जिसको बोलते हैं, अवकाश ग्रहण 65 वर्ष, यानी जब इनको 65 वर्ष हो जाते हैं तो ये उसके बाद पद पर नहीं बने रह सकते हैं। 65 वर्ष के बाद इनको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर पद से हटाना होगा, बाई चांस उनको उनके पद से हटाना होगा, तो कैसे वो पद से हटाए जाएंगे। तो जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसके 2 सदन मैंने आपको बताए थे, 2 हाउस बताए थे, एक को लोकसभा एक को राज्यसभा बोलते हैं। दोनों हाउस अपने स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत, यानी जितने उसके मेंबर हैं उसके 2/3, यानी अगर 100 मेंबर हैं तो उसका 2/3 यानी 66 मेंबर से दोनों सदन एक प्रस्ताव को पास करेंगे, जिसके लिए समादेश शब्द यूज होता है। यहाँ पे महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता है। और उसको प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति को अगर लगा कि हाँ ये प्रस्ताव सही है तो उसको साइन करके उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो लिखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए, तो लिखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना, पद से हटाना, कैसे ये पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों सदनों के, लिखो दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी, ब्रैकेट में 2/3 लिख लेना, विशेष बहुमत 2/3 से पारित समादेश द्वारा, से पारित समादेश, यहाँ पे महाभियोग शब्द यूज नहीं होता है, ठीक है। समादेश द्वारा क्या किया जा सकता है, द्वारा राष्ट्रपति के मतलब से दोनों पारित समादेश द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और ये हटाने की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति हटाएगा, यानी दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समादेश द्वारा राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, पद से हटा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, कंडीशन होगी, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इनको पद से हटा सकता है, हटा सकता समझ जाना इसको, ठीक है, हटा सकता है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ऐसे ही पद से हटता है। और इसको पद से हटाने का आधार क्या होगा, किस बेस पे पद से हटेगा, क्यों हटाया जा रहा है। तो एक तो सिंपल सी बात है, जब ये प्रूफ कर दें कि कदाचार का मामला है, यानी एक तो सदाचार होता है, दूसरा कदाचार होता है, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ भी इश्यू हो सकते हैं। तो साबित कर दें कि कदाचार व असमर्थता, कि ये बंदा न्यायाधीश बनने लायक नहीं है, असमर्थ है, तो लिखो साबित कदाचार, साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का क्या मतलब वो रहता है, क्या किस कारण हटाया जा सकता है। तो साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर इसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए भारत में एकमात्र बार ऐसा हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। तो उनका नाम था आर रामास्वामी, ठीक है। तो लिखो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिसे हटाने का प्रयास किया गया हो, जिसे हटाने का प्रयास किया गया, वो कौन थे, आर रामास्वामी। इसको आप लोग नोट कर लेना, क्या पता कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक जाए और यही क्वेश्चन दे दे, तो वहाँ बेहोश होने से बढ़िया है कि यहीं से तैयारी कर लें। आर रामास्वामी, इनको हटाने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, बट ये असफल रहा था, ठीक है, हटा नहीं पाए थे, सब असफल लिख दो ब्रैकेट में, ये हटा नहीं पाए थे, लेकिन प्रयास इसको हटाने का किया गया था, ये ध्यान रखना। अब देख लीजिए सबसे कम कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा सुप्रीम कोर्ट में और सबसे अधिक किसका रहा था। सबसे कम कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस न्यायाधीश का रहा था उनका नाम था, मतलब अपने आप में KN सिंह, सिर्फ 17 दिनों के लिए वो न्यायाधीश बने थे। देखो KN सिंह, ठीक है, 17 दिन लिख लो। और जबकि सर्वाधिक कार्यकाल रहा था YV चंद्रचूड़ का। सुप्रीम कोर्ट में किस न्यायाधीश का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, इनका नाम था YV चंद्रचूड़, 7 वर्ष 170 दिन रहे थे। YV चंद्रचूड़
जून, ठीक है। ये रहे थे 7 वर्ष 170 दिन तक क्या रहे थे, न्यायपालिका में न्यायाधीश का पद इन्होंने सुशोभित किया था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब जो आता है, पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन था, चीफ जस्टिस कौन था? हीरालाल जे कानिया लिखो, पहला चीफ जस्टिस लिखना है, ठीक है। पहला मुख्य न्यायाधीश लिख लो आप लोग, जो भी लिखते हो, चीफ जस्टिस सीजे कौन था? हीरालाल जे कानिया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, पहला कौन था? हीरालाल जे कानिया। इसको देखना है, हीरालाल जे कानिया। जबकि पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं कहा मैंने, अभी तक मुख्य न्यायाधीश बनी ही नहीं है भारत में सुप्रीम कोर्ट की, जो पहली है, तो पहली सिर्फ न्यायाधीश बनी थी, तो पहली महिला न्यायाधीश लिखना सुप्रीम कोर्ट की, पहली, यहाँ लिख दो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा मैंने, महिला न्यायाधीश, ठीक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चीफ जस्टिस नहीं थी, नॉर्मल ही न्यायाधीश थी, जैसे अदर मेंबर होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश के साथ। तो पहली जो थी उसका नाम था फातिमा बीवी। क्या थी? फातिमा बीवी, ये पहली महिला न्यायाधीश थी। जबकि हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, हाईकोर्ट की पहली, हाईकोर्ट होते ना स्टेटों में, महिला न्यायाधीश, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये थी लीला सेठ। तो हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लिखो, महिला न्यायाधीश, ये थी लीला सेठ। कौन थी ये? लीला सेठ। और ये कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के न्याय हाईकोर्ट के वहाँ लीला सेठ थी हाईकोर्ट में, और कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ये 3 के 3 पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी बैठक दिल्ली के अलावा कहीं और भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की वो सहमति से हो सकती है। और ऐसा 2 बार हुआ है, एक हैदराबाद में हुआ था 1954 में, और मतलब 1954 के समथिंग ही, और एक श्रीनगर में भी हुआ था। तो राष्ट्रपति हैदराबाद में 1950 और श्रीनगर में 1954 है। तो अगला पॉइंट लिखो, सुप्रीम कोर्ट की बैठक, सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अलावा, क्योंकि दिल्ली में ही है अपना, दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और इसमें कहाँ कहाँ हुआ था? एक बार हैदराबाद में हुआ था 1950 में, और ऐसी एक श्रीनगर में हुआ था न्यायपालिका 1954 में, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो इनको बैठने के लिए दे सके। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी न्यायपालिका में क्या होता है कि न्यायाधीश क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं, यानी कोई रिटायर वगैरह हो जाता है तो तुरंत नहीं व्यवस्था होती है, तो कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 126। और इसका आर्टिकल भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आर्टिकल 126। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में, एससी में, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारिणी न्यायाधीश, यानी एक प्रकार का वो फुल फ्लैश नहीं होगा, यानी कार्यकारी न्यायाधीश उसको बोलते हैं कि नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। इसको लिखो, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है। इसको, इसका आर्टिकल भी आप लोग याद रखना। और कौन कर सकता है? ऑप्शन आएगा संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। वहां बेहोश मत होके आना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन देगा संसद, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना उसको, राष्ट्रपति द्वारा ये की जाती है। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश प्राप्त, यानी अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो किसी भी भारत के न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इस पॉइंट को ऐसे ही नोट कर लो, एक नोट करके लिखो, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो,
यहाँ के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता, और योग्यता से क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है योग्यता में। देखिए जैसे क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता, अब बेसिक चीज़ें हैं, भारत का नागरिक हो, ये सभी जगह होगा, बिना भारत के नागरिक को बाहर के तो बनाएंगे नहीं, भारत का नागरिक, एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा आपको इसमें क्या रखना है, उस व्यक्ति को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति को कम से कम लगातार 10 सालों तक हाई कोर्ट की वकालत किया हो, यानी वकील रहा हो, या कम से कम 5 सालों तक लगातार किसी हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस रहा हो। दोनों चीज़ ध्यान रखना, या तो कहीं किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो या वकील रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक वो चीफ जस्टिस रहा हो। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता यानी वकील, अधिवक्ता, या किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष क्या रहा हो, मतलब 5 वर्ष न्यायाधीश, 5 वर्ष क्या रहा हो, चीफ जस्टिस यानी सीजे। ठीक है, वहाँ पे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का, भारत का नहीं, उस हाई कोर्ट का क्या रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो। बाकी राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति को लगे, ठीक है, की नज़र में विधिवेत्ता यानी कानून का अच्छा खासा ज्ञाता जिसको बोलते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शब्द लिखा होगा, तो आप विधिवेत्ता मतलब अपने आप में एक कानून का अच्छा खासा जानकार, ये हो गया। अब अंतिम हेडिंग डालिए और उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट करना, और जो जो बताऊंगा सबके आर्टिकल सहित आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो गए। ठीक है, के कर देना है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्षेत्राधिकार लिखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार भी लिख देना इसको, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, और इसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मामले होंगे, इसके अंदर जो वर्णित मामले हैं, पहले से वर्णन किया गया है, उन पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। भारत का अन्य कोई न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं करेगा, यानी हाई कोर्ट हो गया या जिला कोर्ट हो गए, उन पे सुनवाई नहीं करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो लिखो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, यानी ये सिर्फ यही मैटर जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसके अंदर क्या मुद्दा आता है, एक आध एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे भारत का एक संघ है, यानी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को मान के चलिए, उसके साथ किसी राज्य या एक से अधिक राज्यों का विवाद हो गया किसी मुद्दे को लेके, दोनों राज्यों और संघ के आपस में लड़ाई होगी, इश्यू आगे कानून को लेके, राज्य कह रहा है ऐसा नहीं होगा, केंद्र कह रहा है ऐसा होगा, इस टाइप से अगर विवाद होते हैं, तो अगर फाइनली वो मुद्दा जाता है तो न्यायालय में जाता है। तो संघ और राज्यों के विवाद लिख दो, संघ का मतलब यहाँ पे केंद्र से है, संघ प्लस राज्यों के विवाद, राज्यों के विवाद, ये मुद्दा इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ का पॉइंट दिया होगा किस क्षेत्राधिकार में आएगा, तो यहाँ से पूछेगा अगर किसी संघ और राज्यों के बीच विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के तहत उसमें सुनवाई की जाएगी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, संघ और राज्यों का विवाद, या लिखो राज्य प्लस राज्यों का विवाद, राज्य प्लस राज्य विवाद, यानी राज्यों का आपस में विवाद है। अब एक हो, दो हो, तीन हो, वो सब छोड़ दीजिए, राज्य प्लस राज्य का क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। जैसे यूपी और उत्तराखंड का किसी मुद्दे को लेके, वैधानिक मुद्दे को लेके विवाद हो गया, तो कहाँ जाएगा, सीधे उच्चतम न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाएगी, किसी हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है, भारत संघ यानी भारत का संघ जो है उसका एक या एक से अधिक राज्यों के साथ मतलब विवाद, या तो यहाँ तो क्या हो सकता है राज्यों के साथ विवाद, या सिर्फ एक के साथ भी हो सकता है, एक से अधिक के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा किसी भी विधि यानी कोई ऐसा फैक्ट आ गया, कोई ऐसा कानून आ गया जिसको इसके अंदर मेंशन किया होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी किसी तथ्य ऑब्लिक विधि के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लिख दो, किसी विधि यानी कानून ऑब्लिक तथ्य यानी फैक्ट के
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर, यानी कोई ऐसी चीज जो इसके अंदर समाहित है, इसके अंदर आती है, जो मेंशन कर रखी है, तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल भी याद रखना है। दूसरा लिखो अपीली क्षेत्राधिकार। क्या लिखोगे सेकंड आप? अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। इसका आप लोग जो आर्टिकल है वो नोट कर लो 132। तो आपका 131 के बाद 132 आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार है। इसमें क्या हो सकता है, आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, किसी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आपको अपील करने का अधिकार है। तो ये अपीली क्षेत्राधिकार किसके अंदर आता है? आपका 132 के अंदर। ये याद रखना। कैसे मुद्दे आएंगे? जैसे कोई आपका आता है संवैधानिक मामला, यानी कोई संविधान में कोई चीज़ है, उसके तहत अगर कोई राज्य ने कहा, किसी ने कहा मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो गया, किसी ने कुछ कहा, तो संविधान से वो अपना मतलब रेफरेंस लेगा कि मेरे इस चीज़ का हनन हुआ है, मुझे इस चीज़ के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि संविधान ये कह रहा है, संविधान में ये वर्णित है। तो संविधान के मुद्दे को लेकर आप यहाँ अपील करने जा सकते हो, यानी संवैधानिक मामला लिखो, संवैधानिक मामला। ये लेके आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, संवैधानिक मामला, इसको याद रखना। इसके अलावा दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मतलब जैसे प्रॉपर्टी वगैरह को लेके हो गए, लैंड वगैरह को लेके, परिवार विवाद, कुछ भी हो सकते हैं दीवानी मामले, आपसे छोटे मोटे झगड़े वगैरह, ये दीवानी मामले के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्या आएगा? दीवानी मामले आगे। दीवानी मामले के अलावा इसके अंदर आता है आपराधिक मामले, लूट, बलात्कार, चोरी, सब ये आपराधिक के अंदर आते हैं। ठीक है, आपराधिक मामले, यहाँ पे भी आप सुनवाई के लिए जा सकते हैं, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपराधिक मामले तो संवैधानिक मामला है, दीवानी मामला छोटा मोटा प्रॉपर्टी वगैरह का या आपसी छोटे मोटे छुटमुट विवाद, इस टाइप की चीज़ें होते हैं। आपराधिक मामले में लूट, बलात्कार, चोरी, हत्या, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं आपराधिक मामले के अंदर वो शामिल की जाती हैं। इसके अलावा कोई ऐसे जो विशेष इजाज़त से आप अपील के लिए जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से आप अपील की इजाज़त करवा सकते हैं, यानी कोई विशेष मामला, कोई इजाज़त से लिया गया विशेष मामला, लिया गया विशेष मामला आ गया। ठीक है, स्पेशल चीज। अब आपको इनके आर्टिकल नहीं पढ़ने अंदर वाले हैं, तो ये अलग में 32, 33, 34, 35 ये सब छोड़ दीजिए, आपको ये नहीं पढ़ना। आपको अपीली क्षेत्राधिकार किसके क्षेत्र में हो सकता है, आर्टिकल ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका आर्टिकल पूछता है 143। मोस्ट इंपोर्टेंट करना कि परामर्शदात्री जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है वो किस आर्टिकल के तहत, 143। और क्वेश्चन पूछने का तरीका बता देता हूं। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपना कुछ परामर्श ले सकता है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को कोई मुद्दा लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श लेना चाहता है तो उसको ये अधिकार है, वो ले सकता है, बट राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट उस परामर्श को वापस सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है, यानी दोनों के दोनों उन पर बाउंडेशन नहीं है। आप परामर्श लीजिए, सलाह लीजिए, नहीं राष्ट्रपति को संविधान ने कंपलसरी कहा है कि आप सलाह लेंगे ही लेंगे, और नहीं सुप्रीम कोर्ट से संविधान ने कहा है कि आप उसको सलाह देंगे ही देंगे, बट परामर्शदात्री संस्था बनाए गए, चाहे तो दें चाहे तो न लें। ठीक है, तो ये मामला एक बार हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था उसमें आपने सुना होगा। तो वहां पर राष्ट्रपति ने कई मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगी थी, लेकिन उसने नहीं दिया और नहीं वो मतलब उसका जवाब मिला। तो इसमें क्या लिखोगे, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार 143 में ऐसे करो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है बट बाध्य नहीं, ले सकता है कॉमा बाध्य नहीं। ठीक है, जबकि यहाँ लिखो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने को बाध्य नहीं, देगा तो ठीक है, बाध्य नहीं, देने को बाध्य नहीं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई, तो आर्टिकल 143 मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैंने कहा था। तो यह पूछेगा उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया, 143, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार, यानी चीजों को पुनरावलोकित करने का क्षेत्राधिकार, और उसका आर्टिकल आता है 137। तो क्या लिखोगे, पुनर्विलोकन,
रिव्यू मतलब एक प्रकार से, ठीक है, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार। और इसका क्या मतलब होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मामलों का पुनराविलोकन या पुनर्विलोकन कर सकता है, आर्टिकल 137। या क्वेश्चन दूसरा पूछता है सुप्रीम कोर्ट को जो पुनराविलोकन की शक्ति दी गई उसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा, यानी देखो संसद ऑब्लिक विधानसभा स्टेट के अलग अलग राज्यों के जो कानून बनाते हैं, दोनों के दोनों क्या है, कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है। विधानसभा द्वारा बनाए गए एक्ट, यानी कोई अधिनियम बना रखा है या कोई कानून बना रखा है, एक्ट का मतलब कानून से है, या अधिनियम लिख लीजिए, कानून। संसद ऑब्लिक विधानसभा द्वारा बनाए गए एक्ट या कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो सरकार होती है उससे संबंधित है, ठीक है। कार्यपालिका जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो उसके संबंधित जितने भी सरकारी बॉडी हैं वो कार्यपालिका के अंदर आ जाएंगी। उनकी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, उनके सरकारी ऑफिसर कर्मचारी सबके सब क्या आ जाएंगे, वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएंगे। तो या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश, तो क्या लिखोगे, कार्यपालिका के आदेश, ठीक है, या कार्यपालिका के आदेश की वैधानिकता की जांच करना, यानी वो कानूनी है या नहीं है, अपने मन से कुछ बना दिया, निकता की जांच, या संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, या कोई ऐसा इश्यू तो नहीं, तो उसकी वैधानिकता की जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को बोलते हैं पुनराविलोकन का क्षेत्राधिकार। तो इसका अर्थ भी पूछता है, तो इनके द्वारा बनाए गए कानून या आदेश की जांच करेगा, किसी का अधिकार तो हनन नहीं हुआ, संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कानून के अगेंस्ट तो नहीं है, कानून की आत्मा के अगेंस्ट तो नहीं है, या इस प्रकार की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार। आर्टिकल सहित आपको इसको ध्यान रखना है। लास्ट के दो आते हैं, एक तो लिख लो अंतरण का अधिकार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ कौन सा नंबर था, फोर्थ ही, फिफ्थ नंबर था, अंतरण का अधिकार लिख लो, अंतरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अंतरण का अधिकार का क्या मतलब होता है, हाई कोर्ट में कोई मुद्दे अगर पेंडिंग है या कोई ऐसा इश्यू हो रहा है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो हाई कोर्ट से मामले कहां शिफ्ट कर सकता है, हाई कोर्ट से मामले सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट लिख दो, यानी हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट शिफ्ट, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। हाई कोर्ट से हाई कोर्ट भी शिफ्ट हो सकता है, हाई कोर्ट से मामले को सुप्रीम कोर्ट में आप ला सकते हो, इसी को बोलते हैं अंतरण का अधिकार। और लास्ट है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय, इसको भी सुपर इंपोर्टेंट कर देना, अभिलेख न्यायालय, 6th पॉइंट, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना। ये है आर्टिकल पूछता है, और ये अभिलेख न्यायालय की डेफिनेशन पूछता है, 129 है आर्टिकल। अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्डेड न्यायालय, ठीक है, रिकॉर्ड होंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय, जो जजमेंट, मतलब जस्टिस किया है उसने, न्याय किया है, या जो भी जजमेंट उसने दिया हुआ है, उसको आप लिखित रखोगे, रिकॉर्डेड होंगे। और उसकी अगर किसी ने अवमानना कर दी, यानी उसको किसी ने नहीं माना, उसको कुछ बोल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको दंड देने का अधिकार है, इसी को बोलते हैं रिकॉर्डेड न्यायालय या अभिलेख न्यायालय, ठीक है। तो इसको अभिलेख न्यायालय की डेफिनेशन भी पूछता है, आर्टिकल भी पूछता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है सभी मामले, क्या लिखोगे, सभी मामले या निर्णय लेखबद्ध होंगे, यानी वो लिखे गए होंगे, रिकॉर्डेड होंगे सभी निर्णय। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा न्यायालय कोई निर्णय देता तुरंत आ जाता हो लिखा हुआ, सभी निर्णय क्या होता है, लेखबद्ध। देखो कॉपी वॉपी पढ़ते हैं ना हम लोग कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, सीधे सीधे लिखित मिल जाता है। सभी निर्णय लेखबद्ध। अवमानना पर दंड का अधिकार, यानी आप नहीं मान रहे हो, उसके आदेश को नहीं मान रहे हो, तो अवमानना पर दंड का अधिकार रखता है वो कौन, न्यायालय। ये था आपका सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करता हूं उच्चतम न्यायालय आपको समझ आया होगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। पॉलिटी का एक और टॉपिक आपका क्या होता है, आज खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।